जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम से रिलेटेड और हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन किया और फिर इनको अंडरस्टैंड भी किया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो चार्ट। बिल्कुल उसी से रिलेटेड है एल्गोरिदम से, सिर्फ फ़र्क क्या है, एल्गोरिदम्स में हम अपने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप अपने अल्फाज में लिखते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या होगा कि उन्हीं स्टेप्स को हम ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे, तस्वीरी शक्ल कि जो हम वहाँ पे अल्फाज लिखे थे यहाँ पे हम उसकी तस्वीरें बना देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो चार्ट। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आसान अल्फाज में स्टेप्स लिखना, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम को तस्वीरी शक्ल में ढाल देना पिक्टोरियल फॉर्म में, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो चार्ट। अगर आप इसकी डेफिनेशन की स्टूडेंट बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। फिर हमने एल्गोरिदम के डिफरेंट कीवर्ड्स या नोटेशंस देखे थे कि जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं एल्गोरिदम तो उसके लिए स्टार्ट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। इनपुट देने के लिए कोई वैल्यूज़ कीबोर्ड से कंप्यूटर को देने के लिए हम इनपुट का वर्ड यूज़ करेंगे। जब भी हम कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं जैसे सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी या सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसके लिए मुझे सेट लिखना पड़ेगा। अगर कहीं पे मुझे डिसीजन करना है या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, तो वहाँ मुझे इफ़ और एल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे वो कीवर्ड्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्लो चार्ट बेसिकली यहाँ पे पिक्चर्स का हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये सिंबल आप यूज़ करेंगे, ये दीज आर कॉल्ड द फ्लो लाइंस कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो लाइंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद इनपुट के लिए ये सिंबल हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा तिरछा है ये, ठीक है। और प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस मतलब यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, एवरेज इज़ इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर्स। तो जब भी कोई फार्मूला आपने यूज़ करना है तो उसको प्रोसेस इस तरह का जो रेक्टेंगल बॉक्स में लिखना। जब भी कोई आप डिसीजन करना चाहते हैं तो इस तरह की सिंबल आप डायमंड आप यूज़ करेंगे। कैसा डिसीजन जो हमने पढ़ा था इफ़ और एल्स कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का डिसीजन जब आपको कोई करना पड़े तो इस तरह की सिंबल आप यूज़ करेंगे। और कनेक्टर, अगर आपका पेज एंड हो गया या दो फ्लो चार्ट्स को आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर हम इसको यूज़ करेंगे। और ये सिंबल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इसको यूज़ करेंगे। जैसे स्टार्ट और स्टॉप के लिए इसको यूज़ करेंगे, इनपुट और आउटपुट के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि यही सेम एल्गोरिदम में भी लास्ट लेक्चर में भी आपको यही नज़र आया था। हमने इसका एल्गोरिदम लिखा था, इसका भी एल्गोरिदम लिखा था और हमने इसका भी एल्गोरिदम लिखा था। अब उसी एल्गोरिदम को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, तस्वीरी शक्ल में, ठीक। हमने वहाँ पे लिखा था एल्गोरिदम में स्टार्ट, यहाँ पे उसकी सिंबल लिख दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने लिखा था इनपुट नंबर्स n1 n2 n3 n4, यहाँ पे तस्वीरी शक्ल में वो 4 नंबर यहाँ पे हमने दे दिए। उसके बाद हमने लिखा था कि सेट सम टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, वही सेम फार्मूला हमने इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिख दिया, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे नंबर ऐड होने के बाद आंसर सम को मिलेगा, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर प्रोडक्ट को मिलेगा, और ये सम को 4 से आप डिवाइड कर लें जितने भी नंबर हैं तो आपकी एवरेज आपके पास आ जाएगी। तो मैंने स्टार्ट में बोला कि जहाँ पे भी इस तरह के फार्मूलाज लिखना पड़े आपको, उनको आपने प्रोसेस बॉक्स के अंदर लिखना है।
उसके बाद जब हमारे पास ये सारे आंसर आ गए तो हमने इनको प्रिंट करवाना है, और प्रिंट के लिए और इनपुट के लिए बॉक्स सेम है। तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या क्या करवाएंगे, हमने सम भी प्रिंट करवाना है, प्रोडक्ट भी प्रिंट करवाना है और एवरेज को भी प्रिंट करवाना है। हमने तीनों को प्रिंट करवा दिया और उसके बाद इसको हमने एंड कर दिया। तो आपका जो एल्गोरिदम जिसके हमने स्टेप्स लिखे थे उसको हम तस्वीरी शक्ल में बना दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो चार्ट। वही सेम एल्गोरिदम देखें, हमने एक एरिया फाइंड करना था, तो एरिया का फार्मूला ये है कि जब आप बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो हमने स्टार्ट किया, इनपुट हमने क्या देना है, बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू, उसको हमने जो मतलूबा हमारी सिंबल है उसके अंदर लिख दिया। फार्मूला जैसे पहले बात हुई है कि जो भी फार्मूला लगाना है उसको प्रोसेस के बॉक्स में लिखना है। तो एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, हमारे पास बेस की भी वैल्यू है, हाइट की भी वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर किसको मिल जाएगा, एरिया को। और उस एरिया को हमने प्रिंट करवा दिया और उसको एंड कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें हम इफ़ और एल्स को यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप कह लें कि आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इतना नहीं। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करें, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं इसको रिमूव कर लूं और हम इसको डिस्कस करें पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर 3 नंबर लेने और बताना है कि उन तीनों में से लार्ज नंबर कौन सा। हमने इनपुट ले लिए 3 नंबर n1, n2, n3, और आपको पता है कि इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। 3 नंबर हमारे पास आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये रैम के अंदर क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रैम है, इसमें एक बॉक्स है, ये n1, n2 और n3। ये आपको मुख्तलिफ, जब हमने 3 वेरिएबल्स लिए तो इसमें रैम ने इन 3 वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए कोई जगह दे दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जब कीबोर्ड से n1 की वैल्यू कोई लिखी, n2 की वैल्यू लिखी, n3 की वैल्यू लिखी, फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमने वही सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं, n1 की 10, 20 एंड 30, तो ये रैम में लिखी जाएंगी ना। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप जो भी कीबोर्ड से इनपुट देते हैं वो रैम में लिखा जाता है। अब एक और वेरिएबल हमने लिया है जिसका नाम है लार्ज, तो इसका मतलब है लार्ज भी एक बॉक्स है रैम के अंदर और इसका नाम है लार्ज। अब हुआ क्या, हमने सबसे पहले इनपुट दिया इन 3 नंबर्स को, यहाँ पे क्या दिया कि जो n1 में वैल्यू पड़ी हुई है वो किसको दे दी, लार्ज को। ये एक प्रोसेस किया हमने, क्या किया, प्रोसेस किया। n1 में वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 10, इसका मतलब है हमने लार्ज को भी वैल्यू कौन सी दे दी, 10। अब अगला काम क्या किया कि जो n2 में वैल्यू पड़ी हुई है अगर तो वो बड़ी है लार्ज से, आप देखें n2 में वैल्यू पड़ी हुई है 20, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20, और लार्ज में पड़ी हुई है 10, तो ये बड़ी है यकीनन। ठीक है, तो क्या करें, अगर तो ये ट्रू है, यस देखें क्या ये ट्रू है, n2 में 20 पड़ी हुई है, लार्ज में 10 पड़ी हुई है, तो यकीनन 20 इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है, यस है, तो मुझे यहां नीचे आना पड़ेगा, नो में नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स है नहीं, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो क्या काम करना है, प्रोसेस, फिर प्रोसेस है कि जो n2 में वैल्यू पड़ी हुई है वो लार्ज को दे दो, तो अब लार्ज की ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और जो n2 में वैल्यू पड़ी हुई है वो लार्ज के अंदर आ जाएगी 20। ठीक है, अब बिल्कुल सेम एज इट इज अगला स्टेप हम करेंगे, हम चेक करेंगे कि n3 यहाँ से नीचे, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने बॉक्स बनाया नहीं, आपकी बुक पे बना हुआ। इसी तरह का बॉक्स में हम चेक करेंगे इससे नीचे कि n3 इज ग्रेटर देन लार्ज। अगर n3 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, n3 में वैल्यू पड़ी हुई है 30, फॉर एग्जांपल n3 की वैल्यू है 30 और लार्ज में पड़ी हुई है 20, तो क्या ये ट्रू है, ट्रू है यकीन। तो फिर वहां पे भी यही काम करेंगे जो यहां पे किया है कि जो n3 की वैल्यू है वो किसको दे देंगे, लार्ज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लार्ज में पड़ा हुआ है 20 और हम जो n3 की वैल्यू है वो किसको दे रहे हैं, लार्ज को। अब हमारे पास तीनों वेरिएबल्स को हमने चेक कर लिया कि कौन सा बड़ा है। फिर पहले
N1 को चेक किया, फिर N2 को चेक किया, फिर N3 पे चेक किया, तो अब एंड पे हमारे पास लार्ज जो ये वेरिएबल है या जो रैम के अंदर हमें ये जगह मिली हुई है जहाँ पे हम ये वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ चुकी है। अब हम एंड पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा लेंगे, जैसे आपकी बुक पे उसने इसको प्रिंट करवाया हुआ है। तो जब आप एंड पे इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट जो फ्लो चार्ट्स वो नेक्स्ट दिए हुए हैं और सारे फ्लो चार्ट्स ऐसे ही हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, आपको अगर थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो तो पहले आप इसका एल्गोरिदम देख सकते हैं, फिर उस एल्गोरिदम को देखें कि कैसे हम उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैंने एज इट इज़ जिन प्रॉब्लम्स का एल्गोरिदम लिखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, मैंने उन्हीं का फ्लो चार्ट बनाया ताकि आप इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बावजूद भी अगर कोई इशू है स्टूडेंट्स, तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।